तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें स्टार्ट करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। लास्ट क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर की और टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास s ऑर्बिटल। सबसे पहले है s ऑर्बिटल। तो कल क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा था s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। कल क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 0। एजिमुथल क्वांटम नंबर। और m भी क्या होता है? 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो s ऑर्बिटल के लिए l भी 0 है और m भी 0 है। अगर m 0 है इसका मतलब क्या है? एक ही ओरिएंटेशन है। ठीक है, m 0 का मतलब है ओरिएंटेशन सिर्फ एक ही है। अगर एक ही ओरिएंटेशन है तो मतलब क्या शेप हो सकती है? स्फीयर। अगर एक ही ओरिएंटेशन है तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? एक स्फीयर की फॉर्म में। ठीक है, तो s ऑर्बिटल की शेप कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल। s ऑर्बिटल की शेप कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल। क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l भी 0 है, m भी 0 है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है कि ओरिएंटेशन एक ही पॉसिबल है। और एक ही ओरिएंटेशन में हम क्या शेप रख सकते हैं? स्फेरिकल। तो s ऑर्बिटल की शेप होती है हमारे पास स्फेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट है p ऑर्बिटल। नेक्स्ट है p ऑर्बिटल। अब ये भी हमने पढ़ा था p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो जाएंगे? -1, 0, +1। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू है 1, तो m की क्या क्या पॉसिबल हो जाएंगी? -1, 0, +1। m 3 है तो मतलब 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। m की वैल्यू 3 है तो मतलब 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो इसीलिए p ऑर्बिटल भी 3 होते हैं और हम 3 ही एक्सिस कंसीडर करेंगे, x, y, z। हम 3 एक्सिस कंसीडर करेंगे, x, y, z। ठीक है, m की वैल्यू 3 आई थी, -1, 0, +1। इसलिए 3 ओरिएंटेशन थी तो हमने 3 एक्सिस मान लिए, x, y, z। फिर शेरोडिंगर वेव इक्वेशन ने बताया कि जो p ऑर्बिटल है उसके पास 2 लॉब्स होते हैं। तो ये बन गया px, py और pz। शेरोडिंगर वेव इक्वेशन से पहली चीज तो पता चली कि p ऑर्बिटल के पास 2 लोब है। और क्या? p ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। p ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो भी लोब है वो अलोंग द एक्सिस है। जो भी लॉब्स होंगे वो कैसे होंगे? अलोंग द एक्सिस। तो ध्यान से देखो, px में ये दोनों लोब हैं अलोंग द एक्सिस, py में अलोंग द y एक्सिस, pz में अलोंग द z एक्सिस। तो इसीलिए हमने कहा कि p ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये जो भी लॉब्स हैं ये कैसे होंगे? अलोंग द एक्सिस। और इनपे चार्ज अपोजिट होता है। एक पे अगर प्लस होगा तो दूसरे पे कैसा होगा? माइनस। दोनों लॉब्स पे अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है,
तो p ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है? डम्बल शेप। p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डम्बल शेप। ठीक है। डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, दोनों लॉब्स अलोंग द एक्सिस हैं, दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा, अगर एक पे प्लस है तो दूसरे पे माइनस। और शेप कैसी होगी p ऑर्बिटल की? डम्बल शेप। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है d ऑर्बिटल। इसके बाद आता है d ऑर्बिटल। तो सेम क्वांटम नंबर में क्या पढ़ा था? d ऑर्बिटल के लिए l क्या होता है? 2। l की वैल्यू क्या होती है? 2। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो m की वैल्यू 5 पॉसिबल है, -2, -1, 0, +1, +2। यानी d ऑर्बिटल भी हमारे पास कितने होते हैं? 5। ठीक है। d ऑर्बिटल भी 5 होते हैं। कौन से? dxy, dyz, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square। ठीक है। अब यहां भी शेप किसने बताई? शेरोडिंगर वेव इक्वेशन ने। तो शेरोडिंगर वेव इक्वेशन से क्या पता चला कि इन चारों डी ऑर्बिटल की शेप तो है डबल डम्बल शेप। कैसी शेप है? डबल डम्बल शेप। ठीक है। dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इन चारों ऑर्बिटल की शेप है डबल डम्बल शेप। और dz स्क्वायर की कैसी है? डेफिनेट शेप। कैसी शेप है? डेफिनेट शेप। ठीक है। p ऑर्बिटल में हमारे पास दो लोब थे, एक पे प्लस चार्ज था तो दूसरे पे माइनस। यहाँ दो अपोजिट लोब पे सेम चार्ज होता है, अगर इन दोनों पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है। दो अपोजिट लॉब्स के पास कैसा चार्ज होता है? सेम, प्लस माइनस। ठीक है। अपोजिट लॉब्स पे चार्ज सेम होता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, क्योंकि वहां एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल थी। पी ऑर्बिटल के लिए डम्बल शेप और डी ऑर्बिटल के लिए डबल डम्बल शेप। लेकिन डीजेड स्क्वायर की शेप कैसी होती है? डेफिनेट शेप। ठीक है। डीजेड स्क्वायर की कैसी होती है? डेफिनेट शेप। इसके बाद आता है नोड। नेक्स्ट आता है नोड। अब नोड क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नोड। तो नोड क्या होती है? रीजन in which probability of electron is 0। एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ना के बराबर होती है, वो क्या होती है? नोड। अब नोड कितने तरीके की होती हैं? रेडियल नोड, दूसरी होती है एंगुलर नोड।
हमारे पास दो तरीके की नोड होती है, एक होती है रेडियल नोड और दूसरी होती है एंगुलर नोड। ठीक है, अब रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। ये n क्या है, जो कल पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लिख देते हैं n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो रेडियल नोड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। n क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मान लो हमारे पास है 1s में एक इलेक्ट्रॉन। हमने क्या मान लिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, 1s में। ये पूछा जाए कि 1s के अंदर कितनी रेडियल नोड है, रेडियल नोड इन 1s ऑर्बिटल, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे n माइनस एल माइनस वन। 1s, तो n की वैल्यू क्या है, 1। 1s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या है, 1। और हमें पता है l क्या होता है s ऑर्बिटल के लिए, 0। l क्या होता है s ऑर्बिटल के लिए, 0। तो फॉर्मूला लिख देंगे n माइनस एल माइनस वन। ये कितना आ गया, 0। ये आ गया 0, यानी कि 1s के पास कोई भी नोड नहीं होती। इसीलिए हमें 1s ऑर्बिटल का डायग्राम कैसे दिखाई देता है, इस तरीके से। इसके अंदर कोई भी नोड नहीं होती और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1s की, नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, 1s ऑर्बिटल के पास कोई भी नोड नहीं होती, इसीलिए ये डायग्राम हमें इस तरीके से दिखाई देता है बुक्स में बना हुआ। ठीक है, अब मानिए हम 2s लेते हैं, तो यहां रेडियल नोड कितने होंगे, सेम n माइनस एल माइनस वन। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2। एल एस ऑर्बिटल के लिए अभी बताया था 0, तो 2 माइनस वन, तो 2s के पास कितनी रेडियल नोड आ गई, 1। 2s के पास कितनी रेडियल नोड आ गई, 1। इसीलिए हमें जो 2s का डायग्राम है वो कैसे दिखाई देता है, इस तरह से। ये बीच में एक क्या बनी हुई होती है, नोड। ये बीच में एक नोड बनी हुई होती है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन के होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, 2s के अंदर हमें बीच में ये एक रेडियल नोड बनी हुई दिखती है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसी तरह मान लो 3s ले लिया, तो बताओ यहाँ कितनी रेडियल नोड होंगी, जैसे 3s है, सेम n माइनस एल माइनस वन। अब 3s है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और l क्या होता है इस ऑर्बिटल के लिए, 0 माइनस वन। तो 3s में कितनी रेडियल नोड होगी, 2। 3s के पास कितनी रेडियल नोड होगी, 2। तो अगर हम 3s का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ हमें दो ऐसे ऐसे नोड्स दिखाई देती हैं, और इन दो नोड्स का मतलब क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये दो नोड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये तो पढ़ा था हमने रेडियल नोड। अब आती है एंगुलर नोड। नेक्स्ट आती है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं,
एंगुलर नोड की वही वैल्यू होती है जो किसकी होती है, एल। एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंगुलर नोड की वही वैल्यू होती है जो किसकी वैल्यू होती है, एल की। एल मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे हमें पता है एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है, 0। एंगुलर नोड को हम प्लेनर नोड भी बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है, जो एल की वैल्यू होती है। एल क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमें पता है जैसे एस ऑर्बिटल लिया, एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है, 0। तो हमने लिख दिया एस ऑर्बिटल के पास कोई एंगुलर नोड नहीं है, या बुक्स में लिखा होता है नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन। ये सेम चीज है, मतलब कोई प्लेनर नोड नहीं है, एक ही बात है, नो नोडल प्लेन या नो एंगुलर नोड, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर नोड कितनी होती है, 0, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं नो नोडल प्लेन। फिर जैसे हमने पी ऑर्बिटल लिया, तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मतलब एंगुलर नोड कितनी होगी पी ऑर्बिटल के पास, 1। हमने लिख दिया 1 नोडल प्लेन, ठीक है। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 1, तो हमने लिख दिया 1 नोडल प्लेन, मतलब एक क्या है, एंगुलर नोड। मान लो अगर हमारे पास px है, तो इसके लिए नोडल प्लेन होगा yz, ठीक है। अगर हमने px लिया तो नोडल प्लेन होगा yz, या अगर हमने py लिया तो नोडल प्लेन होगा xz। इसी तरह अगर हमने pz लिया तो नोडल प्लेन होगा xy, ठीक है। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो हम या तो ये कह सकते हैं एक नोडल प्लेन होगा या एक एंगुलर नोड। अब ये प्लेन होगा कौन सा, px लेंगे तो yz, py के लिए xz, pz के लिए xy, ठीक है। अब जैसे d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2। तो एंगुलर नोड कितनी होगी, 2। d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो एंगुलर नोड कितनी होगी, 2, या हम लिख सकते हैं 2 नोडल प्लेन, ठीक है। बट यहाँ पे स्टार लगा के एक चीज लिखेंगे, dz square has no nodal plane, it has one nodal cone। सिर्फ dz स्क्वायर ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसके पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता, एक्चुअली में इसके पास क्या होता है, नोडल कोन। स्टार लगा के हमने एक चीज लिखी है कि dz स्क्वायर के पास कोई नोडल प्लेन नहीं होता, इसके पास क्या होता है, नोडल कोन होता है, ठीक है। dz स्क्वायर के पास क्या होता है, नोडल कोन। तो ये थी हमारे पास एंगुलर नोड जिसका फॉर्मूला L होता है, और रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस 1। रेडियल नोड के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड के लिए L। अब है टोटल नोड होती है n माइनस 1, टोटल कितनी नोड होंगी, n माइनस 1। रेडियल नोड क्या थी, n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड L, ठीक है। मान लिया जैसे हमने ले लिया 3s, तो इसके लिए हमने बताना है इसमें रेडियल नोड कितनी होंगी,
एंगुलर नोड कितनी होंगी और टोटल नोड कितनी होंगी। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है 3s, तो हमें ये बताना है रेडियल नोड कितनी है, एंगुलर नोड कितनी है और टोटल नोड कितनी है। तो जल्दी से बताओ मुझे कितनी होंगी। रेडियल नोड के लिए क्या है फॉर्मूला, n माइनस l माइनस 1। n क्या है 3, l क्या होता है इसके लिए 0, तो 3 माइनस 1 कितनी होगी 2। एंगुलर नोड l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। अब टोटल नोड n माइनस 1, टोटल नोड कैसे निकालेंगे n माइनस 1 से, तो 3 माइनस 1 2, दो ही नोड होंगी रेडियल और वही क्या होंगी टोटल नोड। ठीक है, मतलब 3s के पास टोटल दो नोड है और दोनों रेडियल है, कोई भी एंगुलर नोड नहीं है। ठीक है, चले आगे। इसके बाद है filling of electrons in orbitals, filling of electrons in orbitals। हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरीके से करते हैं, कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, सबसे पहला रूल है ऑफबाउ रूल। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए सबसे पहला रूल है ऑफबाउ रूल, जिसको हम बोलते हैं n प्लस एल रूल। ठीक है, सबसे पहला रूल है ऑफबाउ रूल, जिसको हम बोलते हैं n प्लस एल रूल। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है एनर्जी के अकॉर्डिंग, हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है एनर्जी के अकॉर्डिंग। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है n प्लस एल पे। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ऑफबाउ रूल ने क्या बोला था कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है एनर्जी के अकॉर्डिंग, और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है n प्लस एल के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या हो सबसे कम हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है, सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, मतलब जिसके लिए पहले एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। अब मान लो तो ऐसे ऑर्बिटल आ जाए दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है। अगर हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स आ जाए कि दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी कम। ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल ऐसे आ जाते हैं जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम है। ठीक है, तो ऑफबाउ रूल ने क्या बोला था, हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, पहले उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। ठीक है, और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी n प्लस एल के ऊपर, तो जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है सबसे कम पहले उसमें इलेक्ट्रॉन, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा। और अगर दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल सेम है, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है हम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं पहले वन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ऐसे ही हो सकता है, टू में जैसे 2s s और p हो सकता है, 3 के लिए d तक हो सकता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने 1s लिया। 1s के लिए n प्लस l देखो, n की वैल्यू 1 दे रखी है, तो क्या है, n है 1, और s के लिए l क्या होता है, 0, तो n प्लस l क्या है इसके लिए, 1। सबसे पहले देखा हमने 1s, n की वैल्यू है 1, l है 0, तो n प्लस l क्या हो गया, 1। इसके लिए n प्लस l हो गया 1। अब 1 से कम तो कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 1s में। ठीक है, n प्लस l की वैल्यू आ गई 1। अब 1 से कम तो कोई चीज है नहीं, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे, 1s। इसीलिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, 1s से। ठीक है, अब जैसे 2 में दो पॉसिबिलिटी है, s भी और p भी, तो पहले n प्लस l देखेंगे 2s के लिए। n की वैल्यू क्या है, 2, n की वैल्यू क्या है, 2, और s के लिए l है 0, तो ये हो गया 2। अब है 2p, n की वैल्यू 2, l क्या होता है p के लिए 1, तो ये हो गया 3। ये है 2, ये 3, तो पहला इलेक्ट्रॉन 2s में। ठीक है, अब 3s के लिए देखो, यहां n की वैल्यू है 3, l 0, तो ये भी 3, यहां भी n प्लस l 3, यहां भी 3, दोनों क्या है, सेम। अभी पढ़ा था अगर दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस l एक जैसा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम है। यहाँ पे n की वैल्यू 2, यहाँ पे 3, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2p में, फिर किस में भरेंगे, 3s में। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन 2p में, फिर 3s में, हो जाएगा आगे। ठीक है, ये था आफ्बाउ रूल। नेक्स्ट रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इस रूल ने क्या कहा था, an orbital can have maximum 2 electrons which must be in opposite spin। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि किसी भी ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। किसी भी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, और स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। तो जैसे ये एक ऑर्बिटल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और स्पिन भी अपोजिट होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से दोनों ऐसे भर दिए या दोनों अपनी मर्जी से ऐसे भर दिए, ये गलत हो जाएगा। तो क्या कहा था, किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और दोनों की स्पिन कैसे रखनी है, अपोजिट। ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं और दोनों की स्पिन कैसे रखनी है, अपोजिट। यानी एक की अगर स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे की कैसी होनी चाहिए, माइनस हाफ। एक की अगर स्पिन प्लस हाफ है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, माइनस हाफ। ठीक है, अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, एक ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, क्या सबके सारे क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो क्या दोनों के सारे क्वांटम नंबर सेम होंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि स्पिन सेम नहीं होगी। एक के लिए अगर प्लस हाफ होगी तो दूसरे के लिए क्या होगी, माइनस हाफ। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। एक के लिए अगर वो प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, माइनस हाफ। ठीक है,
और क्या बोला था कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, और स्पिन कैसी होगी दोनों की, अपोजिट। ठीक है, फिर था हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इस रूल ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग in PDF cannot occur until each orbital is singly occupied। हर्ट्ज रूल ने क्या बोला था, पहले तो देखो रूल देखो, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, नाम है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन कैसे हो, अनपेयर्ड। अगर पेयर अप हो जाएंगे तो मल्टीप्लिसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हर्ट्ज रूल ने क्या बोला था कि पीडीएफ ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगा। हर्ट्ज रूल ने क्या बोला था कि पीडीएफ ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगा। मान लो जैसे पी ऑर्बिटल है, हमें पता है पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। तो अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं है कि 3 हमने अपनी मर्जी से भर दिए, नहीं। हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि हर एक ऑर्बिटल के पास सिंगली इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कहीं भी भर देंगे। हर्ट्ज रूल ने क्या बोला था कि पीडीएफ ऑर्बिटल में पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक कि हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगा। मान लिया डी ऑर्बिटल है, अब डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। ठीक है, और मान लो 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक सिंगल फिल करेंगे, मर्जी से हम पेयरिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 रूल थे, आफ्बाउ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन तीनों ही रूल्स को मिला के हमने क्या डिजाइन की थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग भरते हैं कि हाइड्रोजन के लिए 1s1 फिर 1s 1s2, तो वो अपने आप से नहीं आई, जब हम इन रूल्स को पढ़ते हैं उसके बाद ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।